गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नमस्कार प्यारे साथियों और विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं प्रतीक पाल आप सभी लोगों का प्रतीक पाल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, ये हमारा लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 की लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन पे भी जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यदि चैनल पर नया विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में लगी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो हमारी चर्चा आज चलने वाली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी पर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में सोचते ही हमारे मन में एक सवाल उठता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी क्या है। तो जनरली इस क्वेश्चन का आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक। स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोडायनामिक की एक शाखा है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट पोजीशन का अध्ययन करेंगे। तो इलेक्ट्रोडायनामिक के हियर आर 3 पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी, सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व, थर्ड वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें। स्थिर वैद्युतिकी में हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट यानी कि जब इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में होता है। वहीं हम विद्युत चुंबकत्व यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में विद्युत चुंबकत्व में मूविंग चार्ज इन ए कंडक्टर यानी चालक में मूव करते चलते हुए इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करते हैं। थर्ड वन इज द जब चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड होता है देन वहाँ पर ईएम वेव क्रिएट होती है और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों में इन सब बातों का अध्ययन करते हैं। तो बेसिकली हम अपनी चर्चा को आगे ले चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज। हमारा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत विद्युत स्थिर वैद्युतिकी के बारे में क्या कहता है और किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, ये हमारा कोई परमाणु है। तो प्रारंभिक विधारणाओं के अनुसार हमें क्या बताया गया है, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है जिसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पर बात की जाए तो नाभिक की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर और रेडियस ऑफ एटम यानी पूरे परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है। सपोज हमने ले लिया कि कोई ये हमारा पदार्थ है, ये परमाणुओं से मिलकर बना है, वो X परमाणु से मिलकर बना है जिसका परमाणु क्रमांक Z तथा परमाणु द्रव्यमान A है, एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक मास A है। तो हम लोग जानते हैं यदि कोई उदासीन परमाणु हो तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है और दोनों मिलकर परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात की जाए तो एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर यानी A माइनस Z, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात की जाए तो जो भी नाभिक में उपस्थित हमारे कण होते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर हमारे न्यूक्लियॉन बनते हैं। तो अब बात आती है कि इन पर आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो जायज़ सी बात है कि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं, क्योंकि जो 10⁻15 मीटर रेंज है यहाँ तक कौन सा फोर्स, एक और फोर्स कार्य करता है जिसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जो
आवेश पर निर्भर नहीं करता है और ये संसार में पाया जाने वाला सबसे प्रबल बल है। ठीक है। और बात की जाए चार्ज पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है, और हमारा सबसे छोटा आवेश होता है वो ई होता है, प्लस माइनस ई, और इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। लेकिन अभी हाल के कुछ वर्षों में पूर्व नए कणों की खोज की गई जिनमें हमारे क्वार्क भी शामिल थे। तो वहाँ पर दो प्रकार के क्वार्क पाए गए थे। पहले पर E/3 आवेश था प्लस माइनस का, और दूसरे पर 2E/3 प्लस माइनस का। लेकिन हमें क्या है, इन सब के बारे में अभी चर्चा नहीं करनी, क्योंकि अभी साइंटिफिक शोध का विषय है ये। हमें अभी हमारे लिए अभी तक सबसे छोटा आवेश ई ही है। आपकी जानकारी के लिए मैंने इसको बता दिया है। अब आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि चार्ज उत्पन्न कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर कोई एक बॉडी ले ली जिसका नाम ए है, यह भी परमाणुओं से मिलकर बनी होगी। दूसरी बॉडी ले ली जिसका नाम बी है, जायज़ सी बात है यह भी परमाणुओं से मिलकर बनी होगी। तो हमने क्या किया, इन सबको आपस में, इन दोनों बॉडी को आपस में रगड़ा। तो मैंने क्या देखा कि रगड़ के जब मैंने इनको अलग रखा तो इस पर प्लस आवेश और इस पर माइनस आवेश, या चाहें तो हम इस पर माइनस इस पर प्लस कुछ भी लिख सकते हैं। समझने के लिए हमने इस पर प्लस और इस पर माइनस ले लिया है। तो क्या हुआ होगा इनके अंदर प्रोसेस, तो हम जानते हैं कि हम प्रोटॉन को यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फ्री होते हैं, इन्हें एनर्जी देकर बाहर निकाला जा सकता है। तो प्लस आवेश आया है, इसका मतलब यहाँ पर ऋणावेश की कमी हुई होगी, यानी इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में से निकले होंगे। अब जब इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है तो ये डोनर की तरह कार्य करेगा, और इसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है तो ये ऑब्जर्वर, एज ए ऑब्जर्वर कार्य करेगा। ठीक है। और क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉनों को लिया है, और इसने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया है। वैसे डोनेट नहीं किया है, इसने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है। ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे पास आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन को देने से आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से आता है। तो हमें पता है कि हमारे पास दो प्रकार के आवेश होते हैं। पहला हमारा हो जाएगा धनावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा हमारा हो जाएगा ऋणावेश, यानी निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। ठीक है। अब क्या, फिर इनके बाद क्या किया, जो हमारे वैज्ञानिक थे चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम, उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने क्या पाया कि जो सेम नेचर के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो जायज़ सी बात है कि उनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा जिसकी प्रकृति कैसी होगी, रिपल्सन की होगी, जिसकी प्रकृति रिपल्सन की होगी। जिसकी प्रकृति रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण की होगी। और एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या किया कि अपोजिट
नेचर के दोनों आवेशों को रखा, माइनस प्लस रखा या प्लस माइनस रखा। तो फिर उन्होंने क्या देखा कि अब जो फोर्स है वो उसकी नेचर भी बदल गई, यानी वो एक दूसरे को आकर्षित, अट्रैक्ट करने लगे, एक दूसरे की तरफ भागने लगे। यही होता है रियल लाइफ में भी। ठीक है। तो इनकी प्रकृति कैसी हो गई अभी, अट्रैक्शन की हो गई। ठीक है। और क्या हुआ, फिर हमने एक और चीज को सीखा था कि चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास मास हो। जब मास नहीं होगा तो चार्ज कहाँ से होगा, कोई मासलेस बॉडी के पास चार्ज हो ही नहीं सकता है। ठीक है। और जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारा 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। और मास ऑफ प्रोटॉन की बात की जाए तो वो हमारा होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारा होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन से लगभग 10,000 गुना कम होता है। तो यदि पूरे परमाणु की बात की जाए तो इसमें से यदि हम इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान छोड़ भी दें तब भी ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, बट हमें एग्जैक्ट निकालना है तो हम तीनों को कंसिस्ट करते हैं। चलो आगे बात करते हैं कि जो हमारा मास होता है वो वेरी करता है विद वेलोसिटी। मास हमारा वेलोसिटी पर के साथ वेरी करता है। ये इक्वेशन हमें आइंस्टीन ने दी थी। m इज इक्वल टू रिलेटिविटी के आधार पर m0 अपान अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपान c स्क्वायर। तो उन्होंने क्या बताया कि जो वेलोसिटी होती है, मास होता है, वो वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। तो आप ये कहोगे कि यदि कार कोई चल रही है तो उसमें से क्या हमारा जो वजन होता है, द्रव्यमान होता है, वो कम हो जाएगा? या फिर बुलेट ट्रेन चल रही है, वो तो काफ़ी स्पीड से चलती है, तो इसमें क्या होगा, तो क्या हमारा द्रव्यमान कम हो जाएगा? ऐसा होता है, लेकिन एक कंडीशन पर होता है, जब b बाई सी का रेशियो अप्रॉक्स b स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रेशियो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक, तब होता है। लेकिन यहाँ क्या बात की जाए, और जो c है हमारे, c की वैल्यू कितनी होती है? c इज द स्पीड ऑफ लाइट, और उसकी वैल्यू हम सभी जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर
पर सेकेंड, ये हमारी सी की वैल्यू है। और सी की वैल्यू लगभग में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और हम यहाँ पे कितनी स्पीड दे सकते हैं? 60 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। ये क्या स्पीड है सी के कंपेरेबल में? तो वहाँ पर वेरिएशन ऑफ मास होता तो है, बट हमें महसूस नहीं होता क्योंकि हमारी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है। और यदि हम छोटे पार्टिकल्स की बात करें, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो उन्हें थोड़ी सी वेलोसिटी, जैसे मान लो हमने उनके खींच के एक थप्पड़ मार दिया, तो वो क्या करेंगे? एकदम बहुत ही स्पीड से चलने लगेंगे। मैं नहीं कहता हूँ उनकी स्पीड लाइट ऑफ स्पीड के बराबर हो जाए, लेकिन कंपेरेबल तो हो सकती है। तो वहाँ पर क्या होगा? वेरिएशन ऑफ मास होगा। ठीक है, तो ये थी हमारा वेरिएशन ऑफ मास। वैसे हमें इसका आगे अध्ययन करना चाहिए था, लेकिन जब बात चार्ज और मास के एग्जिस्ट की आ गई तो हमें ये बताना पड़ा। अब आगे देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? आवेश का संरक्षण क्या है? तो इट इज ए बेसिकली ए लॉ, यानी यह एक नियम है। नियम तो भाई नियम होता है, सबको मानना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमारा न्यूटन्स लॉ है। न्यूटन साहब पेड़ के नीचे बैठे थे, एक सेब गिरा, उन्होंने सोचा और न्यूटन्स लॉ बना दिया। मैं तो कहता हूँ साला पेड़ ही गिर पड़ता, दब जाते, कहानी खत्म, नहीं पढ़ना पड़ता हमें इतना। मैं तो सोचता हूँ कि इतना सोचा क्यों, खा क्यों नहीं लिया। खा लेते, सारी कहानी खत्म हो जाती। बहुत सोचा और लॉ बना दिया। तो बेसिकली हम लोग किस पर बात करने वाले हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, चार्ज इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर फॉर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है। इस नियम को हम आवेश का संरक्षण का नियम कहते हैं। तो देखिए, ये एक हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। यहाँ पर हम पृथ्वी से कुछ ना तो भेज सकते हैं, ना यहाँ से ला सकते हैं। कुछ प्रोसेस हुई, तो पहले क्या हुआ, यहाँ पर कुछ आवेश थे हमारे पास। यहाँ पर 3 बॉडी ए बी सी, पहले पर +2 कूलाम, दूसरे पर +1 कूलाम, तीसरे पर -3 कूलाम आवेश था। फिर क्या किया, कुछ प्रोसेस करने के बाद इन पर आवेश का पूर्ण वितरण हुआ। तो इस पर -6 कूलाम, इस पर -1 कूलाम आवेश हो गया। और किसी ने पूछ दिया, बताओ बी बॉडी पर कितना आवेश है? तो हम क्या बेसिकली लगाएंगे, हम कहेंगे कि जो पहले आवेश था वो बाद के आवेश के बराबर होगा। तो पहले का आवेश हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हम करेंगे। आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम ऐसे ही जोड़ देते हैं विद साइन। तो पहला हमारा आवेश था +2, दूसरी बॉडी पर हमारा आवेश बी पर था +1, सभी कूलाम में है तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तीसरी बॉडी पर हमारा आवेश था -3 और बाद के आवेश के बराबर होगा। तो ए बॉडी पर अब आवेश कितना हो गया, -6, बी पर कितना हो गया पूछा गया है, तो चलो हमने इसकी वैल्यू को बी मान लिया। ठीक है, सी पर कितना आवेश है, -1 कूलाम। चलो ठीक है, तो ये टोटल करेंगे +2 +1, तो ये 0 हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट होके, तो ये 0 हो गया। इधर क्या बचा हमारा, -7 + b, -7 + b। तो यहाँ से बेसिकली हम b की वैल्यू को निकालें तो b = हमारा क्या हो जाएगा, 7 कूलाम।
ठीक है। तो यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, यानी जो पहले का टोटल आवेश था वो बाद के टोटल आवेश के बराबर होगा। यदि हम बी की वैल्यू +7 रख दें तो हमें टोटल आवेश बाद में भी 0 मिलेगा। ये दर्शाता है कि हमारा जो सिस्टम है वो पूरी तरह से विद्युत उदासीन है। आगे बात की जाए तो एक कूलाम की परिभाषा, तो बेसिकली इधर भी हम देख लेते हैं। एक कूलाम, जनरली हम एक कूलाम की परिभाषा ऐसे लिखते हैं, पहले हम उसको भी लिख के देख लेते हैं। तो एक कूलाम को निकालने के लिए हमें एक प्रमुख इक्वेशन पता है, I = Q/T, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। यदि हम यहाँ से Q की वैल्यू को निकालना चाहें तो Q = हमारा क्या हो जाएगा, I × T। ठीक है, ये हमारा Q का फार्मूला बन गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, एक कूलाम आवेश की परिभाषा। तो हमने क्या किया, I की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, I = 1 एम्पियर। ठीक है, इधर क्या किया, T की वैल्यू को 1 सेकेंड पुट कर दिया, T की वैल्यू हमारी 1 सेकेंड हो गई। तो हमें Q कितना मिलेगा, 1 कूलाम। तो एक कूलाम की परिभाषा क्या हो गई, एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो 1 एम्पियर धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर किसी चालक में से प्रवाहित होता है। एक कूलाम कौन सा आवेश है, एक कूलाम वह आवेश है जो 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने में किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होता है। और भी हम एक कूलाम आवेश की परिभाषा निकाल सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ एम्पियर्स लॉ, यानी कि एम्पियर के नियम के आधार पर हम निकालेंगे। दिस इज बेसिकली द सेटअप ऑफ एम्पियर्स लॉ। देयर आर 2 वायर, जे यहाँ पर हमारे 2 अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार हैं और जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। तो पहले चालक में हमारी I1 धारा बह रही है, दूसरे चालक में I2 धारा बह रही है। जो I1 धारा के कारण दूसरे तार पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो V1 है, और जो दूसरे तार में बहने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो V2 है। तो इस पर एक इक्वेशन निकाल के हमें लास्ट में एक फार्मूला मिलता है जो कि एम्पियर ने सिद्ध किया था। हम इसे आगे पढ़ेंगे, शायद 5वें चैप्टर में ये होगा। आगे हम इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे, तब तक हम सिर्फ फार्मूला देख लेते हैं। वो फार्मूला हमारा निकला था, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, I1 I2 अपॉन R। ठीक, ये फार्मूला निकला था। अब क्या किया मैंने, मुझे तो एक कूलाम आवेश निकालना है। ठीक, तो
एक कूलाम आवेश, बेसिकली एक कूलाम की परिभाषा तो नहीं, हम यहाँ पर एक एम्पियर की परिभाषा निकालने जा रहे हैं और यहाँ से एक कूलाम आवेश की परिभाषा निकालेंगे। तो एक एम्पियर धारा की परिभाषा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक एम्पियर की परिभाषा कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें म्यू नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि म्यू नॉट की वैल्यू होती है हमारी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 4 पाई इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ से यदि हम म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू निकालें तो वो हमारी हो जाएगी, यदि हम पूरे में 2 पाई के डिवाइड कर दें तो हमें म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू मिल जाएगी। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है। अब हम म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू को यहाँ से निकालें तो 2 पाई का डिवाइडेशन पूरे में हो जाएगा, तो 4 पाई 2 बार भाग जाएगा इसका, तो ये वैल्यू हमारी बचेगी 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब क्या किया मैंने, आई और I1 और I2 को 1 मान लिया। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है। और एक प्रोसेस की मैंने, जो हमने तारों के बीच की दूरी है उसको 1 मीटर मान लिया, एल की वैल्यू को भी 1 मीटर मान लिया। तो हमें जो एफ मिलेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी एफ इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। तो यहाँ से यदि हम 1 एम्पियर धारा की परिभाषा लिखें तो क्या लिख पाएंगे, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर धारा वह विद्युत धारा है जो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 सीधे लंबे धारावाही चालकों में प्रवाहित करने पर उसकी प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन बल लगाती है। 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन बल लगाती है। तो ये 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई। अब हम देखते हैं 1 कूलाम की परिभाषा, वो भी कूलाम के नियम के आधार पर। तो कूलाम ने क्या बताया था कि यदि कोई 2 आवेश
सपोज ये नेगेटिव का -q1 और इधर प्लस का q2 है, तो उनके बीच की दूरी r हमने मान ली। तो उन्होंने बताया कूलाम ने कि वह बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2। दूसरी इक्वेशन उन्होंने दी थी कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो F इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यदि हम इन दोनों को साथ साथ लिखें तो हमें मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2/r²। अब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, बराबर का साइन आएगा, एक कांस्टेंट जुड़ेगा जो k है, और k की वैल्यू क्या होती है? k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 गुणे 10⁹ और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी के की। लेकिन हमें इस फार्मूले के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा लिखनी है। तो यदि यहीं पर हमने क्या किया, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलाम, R की वैल्यू को 1 मीटर मान लिया, तो F की वैल्यू है वो K की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो F इज इक्वल टू क्या बचेगा? 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन। तो अब अगर हम एक कूलाम आवेश की परिभाषा कूलाम के नियम के आधार पर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच 9 × 10⁻⁹ न्यूटन बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, या हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगाता है। अब आकर्षित या प्रतिकर्षित करने के लिए माइनस प्लस के आवेश हैं तो क्या होगा? अट्रैक्शन, आकर्षण, और प्लस माइनस के हैं तब भी आकर्षण, प्लस प्लस के हैं माइनस माइनस के हैं तो रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण होगा। तो ये थी हमारी चर्चा। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।